अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स का नेशनल डिबेट। आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है खुदकुशी और जहेज़ का मसला। हमारे समाज में खुदकुशी की कई सारी वजूहात हैं, लंबी चौड़ी है। डिप्रेशन सबसे अहम है, लेकिन डिप्रेशन की जो बुनियादी वजह एक है वो मुस्लिम समाज में भी है और वो जहेज़ है। और जहेज़ की वजह से कई सारे खुदकुशी के वाक़या सामने हैं। जो ताज़ा मामला है वो पिछले दिनों का है कि गुजरात के अहमदाबाद की एक आयशा आरिफ खान ने खुदकुशी कर ली अपने शौहर से तंग आकर के जहेज की वजह से, और मामला इस वक्त सुर्खियों में है। नेशनल डिबेट में इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुल्क भर से अहम मेहमान सब जुड़े हैं। खासतौर पर हमारे साथ हैं मोहतरमा डॉक्टर अस्मा जोहरा साहिबा। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वोमेन के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, जो वोमेन विंग है। इसके अलावा हमारे साथ हैं जनाब खालिद अंसारी साहब। आप इम्पार ऑर्गेनाइजेशन है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रहनुमा हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर अमना मिर्ज़ा साहिबा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप सभी का खैर मकदम है। इसके अलावा इस दौरान हमारे साथ एक दो और मेहमान जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील है एडवोकेट अदिति मिश्रा, और शबनम निगार साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो हम गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं शायर के शेर से कि और बात है कि दिखाई न दे मगर शामिल जरूर होता है। ये और बात है कि कोई दिखाई न दे मगर शामिल जरूर होता है। खुदकुशी करने वाले का भी कातिल कोई जरूर होता है। खुदकुशी के जब वाक़ात पेश आ जाते हैं तो एक तरह से खुदकुशी बहरहाल खुदकुशी को दुरुस्त ठहराया नहीं जा सकता है, लेकिन खुदकुशी के पीछे की वजह को देखना जरूरी है कि खुदकुशी लोग क्यों करते हैं। खुदकुशी करने का कातिल खुदकुशी यानी खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। और पिछले दिनों तो खुदकुशी का एक वाकया सामने आया एक एक्टर का। तो हमारे मुल्क में खासतौर पर टीवी चैनलों पर महीनों इसी पर बहस होती रही, और शायद पहली मर्तबा हुआ कि खुदकुशी के मामले में सीबीआई इंक्वायरी हुई और इतनी लंबी गुफ्तगू हुई। तो बहरहाल ये माना कर ये बहुत अहम है कि खुदकुशी के पीछे की वजह को तलाशना, उसे हल करना जरूरी है। और जो हालिया खुदकुशी का वाकया सामने आया है वो जहेज की डिमांड है, या वन साइडेड मोहब्बत है। निकाह हो जाने के बावजूद भी शौहर की तरफ से मोहब्बत न मिलना, तवज्जो न मिलना, सारा मामला है। और जो आयशा खान की जो वीडियो है उसकी जो सारी तफसीलात है वो आप देख चुके हैं, हर जगह वो चीज़ें वायरल हो रही है। मिल्लत टाइम्स पर भी वो रिपोर्ट काफ़ी मकबूल हुई है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर अस्मा जहरा साहिबा से ही जानेंगे। डॉक्टर अस्मा जहरा साहिबा का काफ़ी काम भी है वोमेन के दरमियान इस्लाहात पर, कई सारी चीज़ों पर। डॉक्टर साहिबा, खुदकुशी की जो वजह सामने आई है जहेज, तो ये जहेज का सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा? आज भी हमारे माशरे में जहेज का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे समाज पर जो हमारे साथ रहने वाले पैरेलल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी बहुत गहरी छाप है। ख़ास तौर पे जो हमारे रसूमात हैं, तौर तरीक़े हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा दीन से दूर होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो है जहेज़ का नासूर पूरी तरीक़े से दाखिल हो चुका है। अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हों या जाहिल हों, हर किसी में आप देखते हैं कि एक अंडरस्टूड बात है कि जहेज लाजमी है, और लड़कों की डिग्रियों के हिसाब से और खानदानों के हिसाब से रेट भी फिक्स्ड है। कहीं कटनम कहा जाता है, कहीं जोड़े की रकम। तो ये इतनी बड़ी समाजी बुराई और सोशल ईविल है, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। और जो सुन्नत तरीका है निकाह का, उसमें मेहर है, लड़की को कुछ देना नहीं है। लड़की वालों से किसी चीज़ का मुतालिबा हराम है, गुनाह है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में जो एक तो दीन से दूरी है, और दूसरी जानिब जो बहुत ही इनसेंसिटिव जो हम हो गए हैं कि जो गुनाह है, हराम है, वो मामूल बन गया है। और इट इज अंडरस्टूड, और बगैर मांगे के लेना, और ऐसे ही घरों में रिश्ते भेजना जहां मिलता है, ये सब इतना कॉमन कल्चर हो गया है कि होते होते ये एक दिन दो दिन की तबाही नहीं है, बट के वी हैव डिटीरियोरेटेड टू सच एन एक्सटेंट कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमारी बेटियां घुटन महसूस कर रही हैं। और हमारी सोसाइटी में हमारी बच्चियों का यानी जो हाल है, एक आयशा नहीं, ऐसी कई बच्चियां हैं। आयशा ने इकदाम किया, उसकी वीडियोग्राफी ली, इसलिए सारे लोग उस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कई आयशा और कई आरिफ हैं हमारे समाज में, और उनको पहचानना, उनकी इस्लाह करना, क्योंकि जालिम की भी मदद करना है, मजलूम की भी मदद करना है, और हमारे माशरे के जालिम और मजलूम हम खुद हैं।
बहुत शुक्रिया खालिद अंसारी साहब। ये जो जहेज की लानत है या दूसरी समाजी बुराइयां हैं, इसका हल क्या हो सकता है? कैसे लोग इससे महफूज हो सकते हैं? ये बहुत ही दुखद बात है जो ये हादसा हुआ है। ये बहुत ही तकलीफदेह हादसा है और मैं खुद पर्सनल तौर पे भी इससे बहुत ज्यादा दुखी हूँ। जब से मैंने इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाया, मुझे इतना ज्यादा मुझसे वो वीडियो पूरा देखा भी नहीं गया, लेकिन मैं समझ सकता था कि किन हालात में उस लड़की ने ये जो है इतना एक्सट्रीम कदम जो है वो उठाया। ये हमारी सामाजिक बुराइयों का एक नजारा है, मतलब जो हमारे समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं और हमारे अंदर रिफॉर्म्स की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। हम अपनी रिफॉर्म्स की तरफ जाना नहीं चाहते। बहुत दिखावा है समाज के अंदर और अपने पैसे का भी काफी दिखावा है। मैं कई ऐसी शादियों में कभी शरीक हुआ तो जहाँ पे इस किस्म का जहेज को नुमाया तौर पे दिखाया जा रहा है। इवन मंगनी में भी लाखों रुपया जो है वो सामने दिखा के लोगों को दिया जा रहा है। तो मैं वहां से हट गया, मैं वहां से वापस आ गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं ऐसे वाकये का गवाह नहीं बनना चाहता जहाँ पे इस किस्म से जो है ये। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। लोगों को इस तरह की चीजों को नकारना चाहिए, उनको इससे बचना चाहिए। और जो लोग इस तरह की डिस्प्ले कर रहे हैं समाज में, उनके खिलाफ जो है उस उसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमको जो जहेज लेने देने में जो बिलीव कर रहे हैं उनको बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए, सामाजिक बायकॉट। और ये कोई कम्युनिटी वाइज मामला भी नहीं है, ये पैन इंडिया सभी समाज में ये बुराई है और हम इसको बढ़ा चढ़ा के जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं टूट रहा है। ये मिसकम्युनिकेशन की भी वजह है। जो आदमी इस सर्कमस्टांसिस में इस लेवल पे जाके ये एक्सट्रीम जो स्टेप्स ले रहा है, तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो काउंसलिंग की हमारी तरफ से कोई कम्युनिटी लेवल पे कोई काउंसलिंग सेल नहीं है। हमने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं किया कि हम अपनी बच्चियों को बता सकें शादी से पहले कि तुम्हें क्या तैयारी करनी है। एक जॉब लेने के लिए हम जॉब रेडीनेस क्लासेस चलाते हैं, लेकिन क्या शादी करने से पहले हम क्या कोई शादी की तैयारी की कोई क्लास चलाते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी बच्ची को एक घर से दूसरे घर में तो भेज रहे हैं, लेकिन उसकी हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं कि वहां जाओगी तो वहां क्या हालात हो सकते हैं, उन हालात में आपको किस तरीके से डील करना है। तो ये कहीं ना कहीं कंसल्टेशन जो इसकी हमारे यहाँ लैक है, कमी है, उसकी वजह से इस तरह के हालात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमना मिर्जा साहिबा। आप तो यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर हैं, आपका खासतौर से वास्ता पड़ता है। ये जो समाज में जहेज है या उसकी वजह से सारे मामले पेश आते हैं, तो ये बुराई कहाँ से शुरू होती है? क्या जहेज को लेकर के सिर्फ लड़कों का या वालिदैन की मांग होती है, या लड़के वाले भी आजकल चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जहेज दें? शुक्रिया शम्स साहब। मैं डॉक्टर ज़हरा, खालिद सर दोनों की बातें बहुत गहरी सोच के साथ सुन रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं आप देख सकते हैं जो बात उन्होंने रखी कि जो वीडियो था ये इतना तकलीफ़देह वीडियो था, और इसके साथ आज आप देख रहे हैं कि मुल्क के तमाम कोनों में आवाज़ उठ रही है। सोशल मीडिया पे भी अगर आप चीज़ को जज करें, जस्टिस फॉर आयशा के लिए बात हो रही है। शम्स साहब, हमें यहाँ पर इस परेशानी को, इस तकलीफ को बहुत सारे एंगल से देखना होगा, केवल एक तरफ से इसको देखने में गलत होगा। सबसे पहली बात ये है कि ये जो परेशानी है दहेज की, और उससे ज़्यादा जो समस्या है लड़कियों के साथ जुड़ी हुई, ये किसी एक कौम या कम्युनिटी के साथ नहीं है, ये पूरे देश भर में है। डॉक्टर ज़हरा ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो एक आयशा की आवाज़ थी, जो आज सोशल मीडिया एक नया कम्युनिकेशन का टूल बन गया है, जिसके ज़रिए आज पूरे मुल्क में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। इसकी वीडियो को देखकर सब लोग के दिलों में तकलीफ हो रही है। और आज भी ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, और 21वीं शताब्दी में भी आज रिश्तों को जोड़ने के लिए दौलत का, दहेज जैसी बुराइयों का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लाज़मी बातें जिस पर अभी डॉक्टर ज़हरा मैडम ने भी व डॉक्टर खालिद साहब ने भी चर्चा करी। सबसे पहली चीज़ है, तालीम को हमें देखना है, क्योंकि शम्स साहब हमें समझना होगा कि एक समाज में कंस्ट्रक्ट है,
कि लड़का और लड़की मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसको एक सामाजिक बाधा के रूप में लगा दिया जाता है। लड़कियों को इस उम्र में शादी करनी चाहिए, लड़कों के लिए वाली बात नहीं कही जाती। लड़कियों को किस तरह से कंडक्ट रखना चाहिए, लड़कों के लिए ये बात नहीं होती। तो सबसे पहली बात ये है कि जो डॉक्टर जहरा ने भी बात कही बहुत ही जरूरी है कि तालीम से हम दो जरिए से हट रहे हैं। पहला तो ये कि हम जो हमारी किताब में जो असल मैसेज है हमने उसको सही तरीके से नहीं अपनाया है अपनी जिंदगी में। यहाँ पर कहीं ना कहीं दोगलापन करा है कि जो सही मैसेज है उसको हमने जिया नहीं है। दूसरी बात कि ये जो तालीम है इसमें कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिस में भी हमने भेदभाव रखा है। लड़की बनाम लड़का, मर्द बनाम औरत। माना कि कुदरत ने औरत और मर्द को अलग बनाया है, बायोलॉजिकली हम लोग डिफरेंट हैं, लेकिन इसको एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में उभर कर आने देना और उसके साथ साथ सोशल ईवल को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ी निंदेय बात है। शम्स साहब, जब हम सोशल ईवल की बात कर रहे हैं हमें याद रखना होगा कि ईवल का कोई एक स्तर से नहीं पनपता है। अगर हम साइकोलॉजी ऑफ ईवल को समझें तो ये कल्चर के रूप में, सोशल एक्सेप्टेंस के रूप में, लॉज की कमी को देखते हुए और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल मेल फंक्शनिंग को देखते हुए भी ये पनपता है। यहाँ पर मैं आपके बीच एक बात रखना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कल्चर की। आज हम जब मैट्रिमोनियल अखबार उठाकर देखते हैं, मैं 21वीं शताब्दी की बात करूं, कहीं दूर नहीं जाऊंगी, हर संडे को हर अखबार में मैट्रिमोनियल आता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब अगर आप सामाजिक एस्पेक्ट में एक मूल्यांकन रखें, सब में एक बात रखी जाती है कि लड़का इतना कमाता है और ये क्राइटेरिया है। उसी तरह लड़की के लिए भी उसकी नेकी नहीं देखी जाती, वो कितनी अच्छी है वो नहीं देखी जाती। कहा जाता है गुड इंग्लिश स्पीकिंग। सही बात है, हर भाषा बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक एम्फेसिस है फेयर एंड मतलब गुड लुकिंग। माना हर कोई अपनी पसंद रखता है, यहाँ पर एक मैटर ऑफ चॉइस है, यहाँ हम नहीं जाएंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि आज हमारी चॉइसेस भी कहीं ना कहीं बायस्ड हैं, और ये जो चॉइसेस हैं, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसी हमारी तालीम की जो एक कमी है। और तालीम से मतलब यहाँ डिग्रियां हासिल करना नहीं है, तालीम से मतलब है कि ये जो इकरा है, जो इकरा तो कुरान शरीफ का सबसे पहला हर शब्द भी है और वहां पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। ये जो इकरा है इसने आपको एक अच्छा इंसान बनाया है कि नहीं बनाया है, या वो इंसान बना दिया है जिसने कहीं ना कहीं शादी को एक पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। साथ साथ बहुत ही बेहतरीन बात खालिद साहब ने कही कि सुधार की बात है। और सुधार शम्स साहब, देखिए कानून बहुत हैं, आप आज किसी भी फैमिली कोर्ट में चले जाइए, केस पे केस हैं, तारीख पे तारीख है, कानून है। लेकिन है जब हम सबसे पहले अपने अमल पे तवज्जो दें, हम अपने करनी पर तवज्जो दें। और यहाँ पे जैसे आपने बात कही सोशल बॉयकॉट की, आज हम देखते हैं कि किसी भी आप महाशरे की शादी में चले जाइए, बैंक्वेट हॉल के आगे गाड़ी खड़ी करी जाती है। सही है, खुशी से आप तोहफा देना चाहते हैं शादी में, बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो आपने अपनी खुशी है उसको आपने कमोडिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो कमोडिफिकेशन है, जैसे खालिद साहब ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी और अहम मुहिम चलानी होगी कि हमें इन बुराइयों से हटने के लिए, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था, बी द चेंज। आज हमें उसी आइडिया को जीना होगा कि सुधार की शुरुआत सबसे पहले हमारे प्रयास से आती है कि हम ऐसी बुराइयों से अपने आप को दूर रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा ज़हरा। तीन तलाक का जब जी कुछ बोल रहे आप ऐसा तसव्वुर करें कि आप एक शादी के फंक्शन में हैं और वहाँ पे जहेज का डिस्प्ले हो रहा है और वहाँ बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो भी शादी में हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो उनके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त कि मेरी शादी कैसी होनी चाहिए। वो तसव्वुर जो शादी का है वही आदमी को कल ये सब काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये डिस्प्ले जो है ये बहुत ही खतरनाक है और उसके लिए कानून भी है, सब कुछ भी है। तो ना तो कानून अपना काम कर रहा है, ना तो समाज अपना काम कर रहा है, सब उसमें शरीक है। तो ये डिस्प्ले को रोकना बहुत जरूरी है। ये डिस्प्ले इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज इंसिडेंसेस। कई दफा मैं सोचता हूँ कि ये बच्चे जो आ रहे हैं, नई उम्र के बच्चे इस शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गरीब बच्चे भी वहां पे आ रहे हैं, रईस की शादी है, गरीब बच्चे भी हैं।
तो उनके जहन में क्या चल रहा होगा कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, कैसा परिवार चाहिए। तो वो सोचता होगा मैं लाइफ में कुछ बनूं तो एक अच्छे परिवार में, एक संभ्रांत परिवार में मेरी शादी हो जाए तो मेरे सारे सपने साकार हो जाएं। तो ये सपने साकार करने का जो शॉर्टकट है, ये आदमी को जो है प्रेरित करता है इस तरह की घिनौनी हरकतें करने के लिए। तो समाज में बदलाव की जरूरत है। जी बिल्कुल, और वहीं समाज से के कहीं ना कहीं अंदर जब जहन में तक वो। हम कम्युनिटी लेवल पे बदलाव नहीं करेंगे, जब तक कम्युनिटी एंगेज नहीं होगी सुधार के काम में, तब तक संभव नहीं है। कानून अकेले काम नहीं कर सकता है। कम्युनिटी लेवल पे एंगेजमेंट होना, कम्युनिटी को वाइब्रेंटली और सेल्फलेसली इस पूरे एजेंडा को जो है सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, खालिद साहब, हम आपसे जानेंगे कि कैसे ये हो सकता है। इससे पहले डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा, 3 तलाक का जब कानून बना था तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आप लोगों ने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किया, 200 से ज़्यादा तकरीबन, और एक मुअस्सिर वह एहतजाज था। जहेज या इस तरह की जो समाजी बुराइयां है शादी को लेकर के, डॉरी के केस है, इसको लेकर के आप लोगों ने उस तरह की कोई मुहिम नहीं चलाई, कुछ देखने में नहीं आया। अगर उसी अंदाज में इसके खिलाफ भी अगर आप लोग तहरीक चलाती तो शायद समाज में कुछ कमी आती। समाज में जहेज के खिलाफ मुहिम और जंगी पैमाने पर मुहिम चलाने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे वक्त में हमारा जो मौजूदा नेटवर्क है, जैसे कि हमारे मसाजिद हैं, मसाजिद में जो खुतबे दिए जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस इस बारे में ज़रूर आए कि जहेज का लेना एक बहुत बड़ा गुनाह है, और इसके साथ साथ मेहर की अदायगी और विरासत में बेटी का हक, अगर हम ये 2 सुन्नतों को जिंदा कर दें, तो जो एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट की यानी एक बहुत रिफॉर्म मेजर है, तो इससे बहुत ज्यादा कम्युनिटी में फायदा होगा। और इसके साथ हमारी सोशल टबूज जो हैं, जैसे कि डिवोर्स को बहुत बुरा माना जाता है, लड़कियां मायके जब आके बैठ जाती हैं, कभी मसाइल होते हैं ससुराल में, तो पूरा समाज, सोसाइटी का जो प्रेशर होता है उन बच्चियों पर, उन माँ बाप पर, तो आप जिस तरह बता रहे हैं, इसके लिए भी एक जंगी पैमाने पर, वॉर फुटिंग बेसिस पर, ग्रास रूट लेवल पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस्लाह माशरा प्रोग्राम्स इन जनरल हो रहे हैं, लेकिन डाउरी को फोकस करके कि एक सोशल इविल है और इसकी रेडिकेशन के लिए लोगों में उनका जहन बने और उनकी फिक्र उस सिमत बने, इसके लिए बहुत ज्यादा मजीद काम की जरूरत है। एंड समवेयर वी हैव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, लोगों की जो उम्मीद थी और लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको वो डेफिसिट को कवर अप करना है। और इसमें एक और चीज है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में बच्ची को कोई प्रॉब्लम होता है, तो देयर इज अ सेल वेयर शी कैन गो एंड अपील। अब हमारी बेटियों के लिए अगर या तो सीधा थाने जाना हो या फिर अपनी बात वो दबा के रख लें, और अगर थाने चले जाएं तो ससुराल वालों का जो प्रेशर है कि तुमने केस क्यों किया, केस क्यों किया, केस वापस ले लो, तो एक इन बिटवीन काउंसलिंग सेंटर या रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, ताकि इतने एक्सट्रीम स्टेप्स हमारी बेटियां ना उठाएं। तो ये जो काउंसलिंग सेंटर्स की दारुल खजा से जुड़े हुए या मसाजिद से जुड़े हुए, ये भी कम्युनिटी सेंटर्स की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कोशिश करना चाहिए, और इंशाल्लाह विमेंस विंग के जरिए भी बहुत कोशिश है इसके लिए। लेकिन इसके बावजूद हमारी कम्युनिटी की नीड और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, एंड समवेयर वी आर फेलिंग। डॉक्टर खालिद साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि कम्युनिटी बेस पे इसको करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, और कम्युनिटी में मस्जिद के इमाम भी इस पर तकरीर करते हैं, दीगर लोग भी, बड़े बड़े जलसे होते हैं इस्लाह माशरा के, उसमें उलमा किराम आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता। कई मरतबा जो मस्जिदों के इमाम जो तकरीर करते हैं, उनके बेटे और बच्चों की शादियां भी उसी अंदाज में होती है। और जहेज का जो कल्चर है, 2 चीजें मैं देखता हूँ, एक तो वो जो गाड़ी की शक्ल में या कैश की शक्ल में, अमाउंट की शक्ल में लेते हैं। उसके अलावा जहेज का एक दूसरा कल्चर है, वो उसको कहा जाता है बेटी के घर बसाने के लिए। अब वो जैसे बेड है, फ्रिज है, अलमारी है, आज के दौर में एसी, और फिर लैपटॉप, मोबाइल, सारी चीजें मतलब लड़की वाले खुद देते हैं अपनी बच्चियों को, बोलते हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, बेटे को नहीं दे रहे। लड़के वाले भी कहते हैं कि जो कुछ दिया है आपने अपनी बेटी को दिया है, उससे हमारे बेटे का कौन काम है, किसी काम का नहीं है। तो ये चीजें कैसे खत्म होगी? इसमें दोनों तरफ के लोग होते हैं, चंदा करके, बेटी वाले चंदा करके ये चीजें देते हैं, बेटा वाला नहीं चाहता फिर भी वो देते हैं। देखिए, अगर आप मस्जिद में खुतबे का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम हो रहा है, अगर आप उसको भी बारीकी से देखें तो आपको लगेगा
कि खुतबा तो पहले उर्दू और हिंदी में नहीं हो रहा है, जिस लैंग्वेज में मैं उसको समझना चाहता हूँ उसमें खुतबा नहीं हो रहा है, और खुतबे से नहीं, पहले का उर्दू जो में तो बयान खुतबा है, हो रहा है। हाँ हाँ जी। खुतबे से पहले का जो बयान है वहां भी कोई सामाजिक सुधार की कोई बात नहीं हो रही है, वहां सिर्फ रिलीजियस डिस्कोर्स हो रहा है। तो समाज से रिलेटेड बुराइयों को दूर करने का कोई वहां पर डिस्कोर्स हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उस मौके को जो है कैश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जुमे के रोज, जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, तो वो मैसेज बिल्कुल। जा नहीं रहा है। तो ये एक बड़ी कमी है। जहां तक इसको कम्युनिटी लेवल पे इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सवाल है, मैं इम्पार से का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, और उसकी हैसियत से मैं बात करते हुए कह रहा हूं कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स बना रहे हैं, इम्पार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और इस हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हम एक जो है इम्पार कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाने का प्लान हमारा है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर का जो हमारा फोरमोस्ट काम है वो काउंसलिंग का है, और उसमें भी काउंसलिंग में ज्यादातर महिलाओं के एम्पावरमेंट पे काउंसलिंग करने की, उनके इश्यूज पे काउंसलिंग करने का हमारा प्लान है। और एक लीगल नेटवर्क भी वहां से हम जोड़ सकते हैं, जो कि लीगल फ्री एड उनको दे सकता है। तो बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ किया जा सकता है, और बहुत कुछ करने के प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, और सबको एक क्यूमुलेटिव प्रोग्राम, कम्युनिटी ओरिएंटेड, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम को चलाया जा सकता है, जिससे समाज की बुराइयों को हम दूर कर सकें। Okay. इसकी आज के दौर में बहुत ही सख्त जरूरत है। डॉक्टर अमना मिर्जा, अभी मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि जहेज का जो मामला ना दोनों तरफ से होता है, क्या कहेंगे इस पर? शम्स साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, और मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि गलती लड़के वालों की है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखना है कि लड़की वाले भी ये जो नई कल्चर आ गया है, नया ट्रेडिशन जो बना दिया है, उसको बढ़ावा देने में उनका भी कोई जैसे लहंगा कितना भारी है, मेकअप कितना अच्छा है, फलाना ये सब। और शम्स साहब यहाँ पर अगर हम देखें कि ब्लेम गेम में हम ना पड़े, और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि ये देखते हुए कि ये परेशानी दोनों तरफ से चल रही है, क्योंकि भाई लड़की वाले भी चाहते हैं ऐसे लड़के से जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। अब शम्स साहब, फ्यूचर ब्राइट कैसे हम डिसाइड करते हैं? ये नहीं कि वो कितना नेक है, हम ये डिसाइड करते हैं ईमानदारी से कि लड़का कमाता कितना है, और बिल्कुल। घर बार अच्छा, हमारे इलाकों ईमानदारी में की। देखते हैं कि लड़का सऊदी अरब में रहता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। बिल्कुल नहीं कि कहीं बाहर सेटल है कि नहीं है, दुबई में है कि नहीं है, कतर में नहीं। देखिए, ईमानदारी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इस सोच में इसको बदलने में तवज्जो देनी होगी, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये काफी लंबे टाइम का काम है। और लंबे टाइम का काम क्यों है शम्स साहब? अगर हम इसे थ्योरेटिकली भी जरा सा ध्यान से देखें, जैसे खालिद साहब ने भी बहुत एक समझदारी की बात बताई कि क्या कहीं सामाजिक स्तर पे इंस्टीट्यूशनल फेलियर हुआ है? अगर आप हमारी एक कम्युनिटी को एक केस स्टडी के रूप में देखें कि बिल्कुल। जो स्टेट अपैरेटस है और जो हमारा कम्युनिटी अपैरेटस है, जो उलेमा इकराम है, और जो हमारा एक बेहतरीन मैसेज है दीन का व धर्म का, हमने दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से कहीं ना कहीं क्या हम उससे फेल क्यों हुए हैं? और इसमें सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस है हमारा, वो कहीं ना कहीं डिलीवर नहीं कर पाया, ये हमें मानने पड़ेगी। आपने खुतबे की बात करी, थोड़ी सी बात मैं आपके बीच रखूंगी कि क्योंकि हम लोग काफी सेफोलॉजी के ऊपर लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह चुनाव से पहले कहा जाता है मस्जिद में कि इस पार्टी को आप वोट करें, इस पार्टी को वोट ना करें। ये क्यों नहीं कहा जाता कि अच्छी जिंदगी कैसे बिताएं, अच्छे काम कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, जिंदगी के और मसाइल को कैसे समझें? जिस प्रकार से अभी खालिद साहब ने भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत कर रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर किस तरह पड़ रहा है? क्या सिर्फ हमारी जो मसाइल हैं वो एक वोट तक हैं, या हमारे मसाइल हैं कि हम अच्छे इंसान बने, समाज को तरक्की दें, अच्छी जिंदगियां आगे बढ़ाएं, शिक्षा पाएं, अच्छी नौकरी पाएं, और इंसानियत और सच्चाई के साथ बेहतरीन तरीके से जिंदगी जिएं, जिससे दीन में भी हमारा इजाफा हो, दुनिया में भी हमें बहुत फायदा पहुंचे। तो यहाँ पर नैरेटिव ऑफ कम्युनिकेटिव डिस्कोर्स जो है, हमें उस पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये तवज्जो
जो हमें देनी है वो हमें अपरूट नहीं, अपर लेवल से नहीं देखना है, बल्कि हमें बॉटम अप अप्रोच से देखना है कि हमें एक कम्युनिटी ओरिएंटेड एक मुहिम चलानी होगी, जहां पर सोसाइटी हो गया हमारा और सोसाइटी से जुड़े हुए सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, चाहे वो हमारी मैरिज हो गई या फैमिली के अंदर एक डेमोक्रेटिक अपैरेटस के भाई कहा जाता है कि फैमिली में आज भी कहीं ना कहीं अगर आपके घर में 2 बेटियां हो गई तो आपको लोग कुछ सही नहीं मानते, घर में लड़का नहीं है तो सही नहीं है। किताब में, हमारी किताब में, दीन में कहीं पर भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं लिखा है। तो हमने अपनी जिंदगी में कहाँ से, जैसे डॉक्टर जहरा मैडम ने बहुत शुरुआत में एक बेहतरीन बात कही, ये हमने कहाँ से बातें इनग्रेन कर ली हैं, तो इस पर भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और ये याद रखिए, देखिए कानून, कोई भी इंस्टीट्यूशन तब तक सफल नहीं हो सकती, तब तक सही रूप से आगे बदलाव नहीं ला सकती, जब तक हम खुद अपने अंदर झांक के ना देखें। और यहाँ पर एक हमें डायलॉग के रूप में, देखिए केवल सुधार, हम अगर मैं खालिद साहब के इम्पार के काम से काफी हम लोग इनको फॉलो करते हैं, और एक बहुत अहम बात है शम्स साहब, कोई भी कौम, कोई भी समुदाय, कोई भी कम्युनिटी अकेले सुधार नहीं करती है। यहाँ पर हमें एक डायलॉग के जरिए से समाज को सुधारने की बात करनी होती है, और डायलॉग में मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों को देखते हुए, क्योंकि अगर आप ये जहेज का मसला देखें, अगर आप औरतों के प्रति होते हुए हिंसा का मसला देखें, या कोई से भी और मसले देखें, सभी समाज में है। तो ये सुधार तो मिलकर आना है। और या जैसे अभी अगेन, जैसे खालिद साहब ने भी बात कही, इवन जहरा मैम ने भी बात करी कि ग्रास रूट एम्पावरमेंट, ये डायलॉग जो है, हम यही उम्मीद रखते हैं, यही नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि ये और दहेज जैसी बुराइयों से लड़ने के लिए एक कॉमन फाइट होनी चाहिए, जहां पर सब समाज के लोग मिलकर, सब समुदाय के लोग मिलकर ये कहें कि भाई रिश्तों की बुनियाद दौलत नहीं हो सकता, फैमिली की बुनियाद ये बाजार नहीं हो सकता। आपको अच्छा, एक और रिश्तों बहुत की अहम है इसमें अमना मैम के, रिश्ता तलाशते वक्त एक माँ बाप को किन चीजों को जहन में रखना चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज को देखना चाहिए अपने दामाद के लिए या लड़की के हस्बैंड के लिए, इन पर भी मेरे ख्याल में समाज में बात करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि आप किन चीजों को सामने रखें। क्योंकि जैसे आपने भी कहा, कॉमन है कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि जॉब कैसी है, डिग्री क्या है, पैसे कितने कमा लेता है। एक और बात कि जो उसकी आयशा की जो वीडियो आई है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है लव पे, अपनी मोहब्बत पे, कि वन साइडेड मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। उससे अंदाजा भी लग रहा है कि शायद दोनों की लव मैरिज शादी थी, और जितना रिस्पॉन्स इन्होंने दिया उसकी तरफ से नहीं मिला। तो क्या कहेंगे, समाज में शादियां किस तरह की माँ बाप को करनी चाहिए? लव मैरिज ज्यादा बेहतर है बेटर फैमिली लाइफ के लिए, या जो माँ बाप के मशवरे से होता है जिसको अरेंज मैरिज कहा जाता है? अगर आप भी बोल सकते हैं, आप लोग शम्स साहब, आपस में बात अगर आप करके बाद में मुझसे बोल सकते अगर हैं, आप मुझसे है ना? पूछे तो मैं, देखिए ये एक पर्सनल सब लोग चॉइस से का सब मामला लोग है। इसमें अपनी अपनी बात कह सकते देखिए, हैं हाँ, ना। हाँ, मेरा मानना यह है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ये किसी की पर्सनल चॉइस का मामला है, यहाँ दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल आज इस परेशानी को देखते हुए, सोशल इवल को देखते हुए, जो खालिद साहब ने भी एक बात करी, मैं इस पर री एम्फेसाइज करूंगी, काउंसलिंग जरूरी ये है कि आज हमें जैसे शम्स साहब, आपने प्रोग्राम जब शुरुआत की थी, आपने कहा डिप्रेशन। आज अगर मैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो डिप्रेशन की बात करते हैं कि हमें मेंटल एंजाइटी हो रही है। क्यों भाई? वो बेहतर तरीके से दिख रहा है, उन्हें लगता है सोशल मीडिया के हिसाब से उनको उतने लाइक्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा, क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी ना शर्म साहब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इंटरनेट ने, कम्युनिकेशन ने, टेक्नोलॉजी ने हमें मुनाफे तो, लाभ तो बहुत दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे और सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर कभी भी हमें नहीं देना चाहिए। किसी भी इंसान के, किसी भी फैमिली के एक पर्सनल जाती मामला है, लेकिन काउंसलिंग यहाँ पे जरूरी है। और काउंसलिंग आप सुपीरियर सबॉर्डिनेट की तरह ना हो, काउंसलिंग एक डायलॉग की तरह हो, जहां हम सब लोग मिलकर, बच्चे, डॉक्टर बड़े, उस्मा बुजुर्ग जहरा की मिलकर। राय ले लेते हैं। जी, यहाँ पर इस इश्यू में आयशा के मामले में दूसरा अहम जो मुद्दा है वो है जो सुसाइड है। और इसके लिए जो उनकी गुफ्तगू का अगर आप वीडियो का जायजा लें तो वो कभी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और कभी रो रही हैं, और उनका गम उनके चेहरे से जाहिर हो रहा है।
तो नाउ वी हैव टू लुक एट दिस फ्रॉम अ एंगल ऑफ, यानी साइकोलॉजिस्ट इसको किस तरह देखेंगे, क्योंकि डिप्रेशन इज अ डिजीज, और हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो डेफिनेशन है हेल्थ का, इट्स नॉट जस्ट अ स्टेट ऑफ फिजिकल सोशल बट इवन अवर यानी मेंटल वेलबींग। तो मेंटल इलनेस जो है इस वक्त हमारी सोसाइटी में एक रिकॉग्नाइज्ड इलनेस नहीं है, उसके बजाय एक टबू है, बहुत ज्यादा जैसे पागल हैं इस तरह कह दिया जाता है। और बहुत अफसोस की बात है कि झाड़ फूक वाली जो चीजें हैं वो रेमेडीज की तलाश की जाती हैं, बट इट इज हाई टाइम हम लोग अब रियलाइज करें कि हमारा ये जो नया जनरेशन है दे आर वेरी सेंसिटिव। अब यहाँ पर देखिए मैरिज लव या अरेंज्ड का इश्यू आयशा के साथ नहीं था, लेकिन जब इसका रिश्ता हो गया तो वो अपने शौहर से इतनी मोहब्बत कर रही है, वो मोहब्बत जाहिर हो रही है उस वीडियो में। तो जो एक इमोशनल और एक बॉन्ड जो उसका अपने शौहर से था, वो मोहब्बत इतनी ज्यादा जो हो गई कि वो अपनी जान भी कुर्बान देने तैयार हो गई। तो यहाँ दिस इज वेयर वी नीड टू टीच अवर डॉटर्स, हमारी बच्चियों को ये समझाना चाहिए कि यू आर इम्पोर्टेंट और तुम अहम हो, और अल्लाह से मोहब्बत सबसे ज्यादा हो। और इस तरह का जो एक तरह ऑब्सेशन और एक तरह से अपनी जान कुर्बान कर देना, ये जो चीज है एक्सट्रीम्स पे जाने से पहले हमारे पास इन इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और ये जो यानी हालात से वो गुजरी है उसमें एक और एंगल है जो हमको समझना चाहिए कि एक खातून दो लोगों की बात के बीच में सैंडविच हो जाती है। एक जानिब उसके शौहर के खिलाफ उसने केस किया और उनके अब्बा अब बाद में कह रहे हैं कि बेटा मैं सारे केसेस विड्रॉ कर लूंगा और मसले सारे हल कर दूंगा। दैट शोज कि इस बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था शौहर की तरफ से कि पहले तुम जो केसेस डाले हो वो वापस ले लो। तो यानी हमारी सोसाइटी में देखिए जो लीगल रेमेडीज हैं वो सीख करने पर भी औरतों को कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ताने दिए जाते हैं, हाँ तुमने अदालत की सीढ़ियों पर तुम चढ़ाई हो हमको, या तुमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और इस तरह 14 साल 12 साल 17 साल केसेस कोर्ट कचहरी में लटकते रहते, जाना वो यानी मौलिका जैसे कि बिल्कुल बीजहदर है ना, उसको वापस लिया जाता है ससुराल में। ये जो इन बिटवीन औरतें ट्रैप हो जाती हैं, ये भी हमारे पास यानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें देखिए आप मर्द हजरात की तो दूसरी शादी हो जाएगी, लेकिन ये बच्चियां जिस तरह लटकती रहती है। तो देर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू दिस इशू। इट्स नॉट जस्ट के यानी एक डाउरी इवल है, बल्कि ओवरऑल जो हमारा लीगल सिस्टम है और उसमें हर जगह रिसीविंग एंड पर जो औरतें होती हैं और इमोशनली औरतें जिस तरीके से सेंसिटिव और बहुत ज्यादा एक एज पे होती हैं, वो चीज भी एक तरीके से किस तरह इतने बड़े कदम की तरफ औरतों को ले जाती है। ये एस्पेक्ट को भी हमको समझना चाहिए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझना चाहिए, और इसको बहुत ही यानी समझते हुए इसकी सलाह के लिए यंगस्टर्स में हमको प्री मैरिटल काउंसलिंग हो या इस तरह पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, वर्कशॉप्स हो, तमाम चीजें कंडक्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर दुरुस्त खालिद, फरमाया डॉक्टर जहरा साहिबा ने। एक्चुअली आर्य समाज का अगर आप देखें तो आर्य समाज में जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके लिए अलग से काउंसलिंग के 4-4 दिन के 6-6 दिन के काउंसलिंग के कैंप्स लगते हैं, और वहाँ पे वो बच्चे रहते हैं और वहाँ पे उनको संस्कार और तमाम चीज़ों के बारे में, मोरल और ये सारी चीज़ों की गाइडेंस की जाती है कि ये कंडीशंस में आपको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। तो मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हमको कैसे स्ट्रेंथन करना, उसके लिए हमको ट्रेनिंग का सहारा लेना चाहिए, काउंसलिंग का सहारा लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये एक नई लाइफ है, द बॉय एंड द गर्ल आर एंटरिंग इनटू ए न्यू लाइफ। अगर मैं अपना ही केस लूं तो मुझको लगता है कि 5-6 साल तक तो मुझे लगता रहा है कि मेरे घर में जो आ रही है वो एक नए माहौल से आ रही है, पता नहीं मेरे घर में वो एक्लिमेटाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, आई एम गिविंग दैट एनवायरमेंट टू हर और नॉट। So it is the duty of the boy as well as the girl to acclimatize, to provide that climate, that environment where both the girls and the boy can live happily. तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा जो है इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। शादी को हम समझते हैं ये शादी एक ऐसा बंधन है जैसे कि जो चूंकि ये अल्लाह की तरफ से लिखे हुए हैं, सारे सबके जोड़े बने हुए हैं, तो हम इसलिए लापरवाह होकर उसको जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें तराशने की जरूरत है, इसमें अच्छे से इसको सीरियसली लेने के लिए जरूरत है। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, और इसको अच्छे से जो है समझदारी के साथ में इस पे काम करना चाहिए।
रहा सवाल इस बात का कि कैसा कैसा रिश्ता ढूंढना चाहिए। देखिए, हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर कुछ खराब हो गया तो फिर हमारी जो मेहनत है शुरू की, वही काम आएगी। तो ही हम खराब रिश्ते को भी ठीक कर पाएँगे। अच्छा, एक और इशू जो है कि जैसे डॉरी का केस है ना, इस पे थानों में लोग शिकायत करते हैं, मसला होता है, तो थानों में किस तरह का, मतलब क्या पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है लड़कियों को? क्या होता है समाज में? इस पे जरा सा आप लोग बातचीत रखें। अगर मैं इस बात में जी। अपना मुझे लगता है कि पुलिस की इस तरफ से या दूसरा पूरा सपोर्ट होता है। कहीं न कहीं उस सपोर्ट को हम लेने में फ़ेल कर जाते हैं। चाहे वो सामाजिक दबाव है या कोई और वजह है या इमोशनल आउटबर्स्ट है, तो हम एक उसको बीच में छोड़ते हैं। उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना नहीं चाहते हैं। अगर हम कहीं न कहीं उसको लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाने लगें, तो ज़्यादातर लोगों को सज़ाएँ होने लगेंगी और उसके बाद लोगों को इसकी इबरत मिलेगी। तो होता क्या है कि बीच में ही हम इसको छोड़ देते हैं और कहीं न कहीं सौदेबाज़ी करके उसको ख़त्म कर देते हैं। लड़की सोचती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी, लड़का सोचता है मैं दूसरी शादी कर लूँगा और हम उसको कानून के जो काम है उसको हम बीच में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अगर हम उसको हाँ, कंप्लीट करें तो मैं समझता हूँ काफ़ी फ़र्क आएगा। और लड़की के वालिदैन भी चाहते हैं कि वो डिमांड रखते हैं सुलह समझौता के लिए, जो शादी में खर्च हुआ है 2 लाख 4 लाख वो हाँ। पैसे दे दीजिए वही। अब वो उसको मतलब इतना लाइटली लेते हैं, दूसरी शादी को भी समझते हैं बड़ी लाइट चीज़ है कि चलो अब यहाँ से नहीं तो दूसरी शादी कर देंगे। तो उसकी भी जल्दबाज़ी रहती है कि चलो अब ये खत्म हो गया तो अभी नई शादी साथ के साथ कर देते हैं। नहीं समझते हैं कि कितनी मानसिक पीड़ा है, कितनी जो है सफ़रिंग्स हो रही है, मेंटली कितना जो है टर्मॉइल है, उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। घर वालों के ऊपर एक बोझ है, जैसे शादी जो है ना, अगर नहीं की तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये कंडीशन से इसको बाहर आना पड़ेगा, इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। लड़की बगैर शादी के भी घर में रखी जा सकती है, लड़कों की शादी भी देरी से हो सकती है। लेकिन अच्छी तरीके से शादी सोच समझ के शादी करनी चाहिए। डॉक्टर असमा, जरा इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे, किस तरह का मामला होता है प्रशासन की तरफ से? यहाँ थोड़ी अज़ान हो रही है तो थोड़ी देर के। जी ठीक है। मैं जब तक डॉक्टर अमना मिर्जा, एक बातचीत जो है, मतलब क्या कि जहेज देने का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कल्चर है, बट विरासत नहीं देते हैं। हालांकि विरासत जो देना इस्लाम का भी हुक्म है, देना चाहिए। तो ये कैसे बदलेगा कि आप जहेज दे ना दे, बट विरासत देने पर फोकस करें अपनी बेटियों को? जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बात करी थी कि तालीम जो है उस पर हमें बहुत तवज्जो देनी है। और शम्स साहब, तालीम को सिर्फ हम डिग्रियों में नहीं नाप सकते। तालीम का पैमाना ये होना चाहिए कि आपके अंदर, आपके इखलाक में, आपके मिजाज में, आपके रवैये में, सबके प्रति, आपके माँ बाप के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके देश के प्रति, आपके रिश्तों के प्रति किस तरह आप बदलाव लाते हैं और इनको अच्छाई के पैमाने पे आप लेके जाते हैं। जब आज हम इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं, दो खालिद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। एक तो कि सबसे पहले आज हमें सोचना होगा कि ये कौन है जो बताता है कि जो रिश्ते हैं वो कैसे चलना चाहिए। आज हमारे जो रिलेशनशिप भी हैं शम्स साहब, वो इतने कॉन्टेस्टेड हो गए हैं कि हम उनको दूसरों के पैरामीटर से जज करते हैं। हम अपने आप को खुद रियलाइज नहीं करते, लेकिन दूसरों के हिसाब से करते हैं। तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि ये जो आज ही हमारा इंटरकनेक्टेड लाइफ है, इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी है, क्या इसने कहीं ना कहीं हमारी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दिया है। दूसरा उसी के साथ जुड़ा हुआ मसला ये है कि जब हम आज इस बात को देख रहे हैं कि तालीम को भी कहीं ना कहीं हमने एक कमोडिफाइड, एक विद रेफरेंस टू दी अदर, इस वाले मॉडल पर अपने सोच को, अपने नॉर्म्स को, अपने आइडियाज को कहीं ना कहीं रोक दिया है। साथ ही इसी से जुड़ा है जो एक मसला है टैबू का, कि आज ऐसा क्यों है कि अगर किसी की शादी नहीं चली या कोई खुदा कोई शादी नहीं कर पाया, तो उसको हम कोई कम की तरह देखते हैं या देखते हैं कि उसमें जैसे कोई खूबी नहीं है। इन सारी बातों से, इस सारे माइंडसेट से, इस मानसिकता से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और यहाँ पर ये जो लड़ाई है, मैंने जैसे जिस तरह कहा, ये लड़ाई इसलिए क्योंकि सब, देखिए, जो
आइडियाज होते हैं, वो किसी भी समाज की नब्ज होते हैं। तो आज जब हम सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं तो हमें इस नब्ज को ठीक करना है। और ये जो आइडियाज हैं ये आज इतने कंटेस्टेड हैं शम्स साहब कि जिस तरह हम देखते हैं रोज सुबह हमारा मोबाइल खुला और व्हाट्सएप पर हमें 1000 तरीके की बातें फीड करी दी जाती हैं। तो उसी तरह जब आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर वक्त का एक नया आइडिया है, हर वक्त एक नई चीज हमें सिखा रहा है। जैसे आज हम देखें कि आयशा की ही वीडियो को ही डॉक्टर जहरा ने उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ा, खालिद साहब ने कहा कि नहीं वो तो हमसे देखा ही नहीं गया, और मैं एक उसका एक सोशल साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव देख रही थी। तो आज ये जो जहन की हमारी दुनिया है ये इतनी ज्यादा व्यापक हो गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर जो टैबूज बनने का जो एस्पेक्ट है, इस पे हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, और ये एक सही पर्सपेक्टिव से होगा, एक इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव जिसे हम कहेंगे समावेशी पर्सपेक्टिव। सबको साथ लेकर इस तकलीफ को, इस बुराई को हमें तवज्जो देनी होगी, और ये केवल इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट से डील नहीं हो सकता। देखिए थाने आज भी हैं, एफआईआर की प्रक्रिया आज भी है, आज भी मोहल्ले में बहुत सारे आरडब्ल्यूएज हैं और सामाजिक सुधार की कमेटियां हैं, मस्जिदों में कमेटियां हैं। जैसे बिल्कुल खालिद साहब ने बताया किस तरह आर्य सामाजिक काउंसलिंग की तरह ट्रेनिंग देता है। अन्य जगह भी ये चीजें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो आउटकम है वो सही नहीं आ रहा। और यहाँ जो डाइकोटमी है, इंस्टीट्यूशनली एग्जिस्टिंग एंड एक्चुअल प्रैक्टिस, इस पर हमें तवज्जो देनी है। डॉक्टर उसमा ज़ोहरा अपनी बात तबरेज़ साहब, मुकम्मल आपने जो कीजिए। सवाल किया है तो आप इस बात को जानकर चौंकेंगे कि दुनिया में 50% से भी ज्यादा जो औरतें हैं उनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है। तो दे आर नॉट एम्पावर्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी इन देयर नेम। तो ये एक बहुत बड़ा जो है औरतों के साथ में एक बड़ी जाती है पूरे समाज में, दुनिया भर में, कि उनको बिल्कुल हिस्सेदारी बराबरी कोई देना नहीं चाहता। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में जब औरत के पास में एम्पावर्ड ही नहीं है वो, तो वो कैसे सस्टेन करेगी? और हमारे समाज में भी ये बुराई है, जबकि हमें इस्लाम में इसकी इजाजत है कि हम नहीं, उसकी मुसलमानों हिस्सेदारी ने तो उसको दें। इस्लाम में तो शुरू से जोर रहा है कि औरतों को एम्पावर जी। करना, उन्हें विरासत में मालिक बनाना। तो लेकिन वो हम असलियत में लोगों अब वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर हम बिल्कुल ट्रू इस्लाम को भी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये तकलीफें नहीं आने वाली हैं। खुदकशी, अगर आदमी इस्लाम को अच्छे से समझ रहा है तो वो खुदकशी की तरफ नहीं जाएगा कभी। जी, बिल्कुल उसे मालूम है कि वो एक गैर इस्लामिक काम कर रहा है, उसको खुदकुशी करके जन्नत नहीं मिलने वाली। उसने खुद बोला कि मुझे जन्नत मिलेगी कि दोज़ख मिलेगी मुझे मालूम नहीं। तो अगर लेकिन उसका लोग कन्विक्शन जी। डॉक्टर उसमा ज़ोहरा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर ये खत्म करेंगे हम टाइम। जी, नहीं आप यहाँ पर पूछ रहे थे कि किस तरह के हाँ केसेस हेल्पलाइन में आते हैं। हाँ, वो मतलब जो प्रशासन की तरफ से क्या उनको सपोर्ट मिलता है, क्या होता है जब इस तरह का केस आता है? तो अक्सर जो बच्चियों को इस वक्त जो मसाइल हैं कि अगर ससुराल वाले किसी तरह की भी जुल्म और ज्यादती उनके साथ करते हैं तो ये बच्चियां डायरेक्ट तो थाने जाना नहीं चाहती, तो हमारे पास काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन में वो कॉल करती हैं। लेकिन ये कितनी यानी हमारी कम्युनिटी की इंसेंसिटिविटी है या बेहिसी है कि कई मर्तबा जब उनके शौहरों को या ससुराल वालों को फोन किया जाता तो ना ही वो रिसीव करते और ना ही वो किसी तरह से रिस्पॉन्ड करना अपनी जिम्मेदारी समझते, बल्कि बहुत ज्यादा कह देते कि जो करना है करिए, हम बात करना नहीं चाहते, जो अवॉइड करते हैं। तो एक थर्ड पार्टी मीडिएशन का जो एक प्रोसीजर है, तो अपने तौर भी करना नहीं चाहते, फिर किसी से कॉपरेट भी नहीं करते, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है। और दूसरी चीज ये कि ऐसी कई बच्चियों के केसेस हमारे हेल्पलाइन में इस वक्त है जहां ससुराल वाले खुद आकर कह रहे हैं कि तुम खुला ले लो, हम तलाक नहीं देंगे। अब जब ये बच्ची कहती है कि नहीं मैं रहना चाहती हूँ, मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, तो इस बच्ची को साल 2 साल 3 साल से मैके में ही छोड़े रखा है और छोटी छोटी बातें और गलतियां बताकर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे एक बात बहुत समझने की है कि ऐसा नहीं है कि जालिम मर्द ही होते हैं, ये क्या है, विमेन की तरफ से भी अगेंस्ट विमेन ऐसे बहुत सारा घरों में पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरेसीज होते हैं जो पूरी तरीके से घर के माहौल और मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो घर के जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है इसको भी हमको समझने की बहुत जरूरत है। हमारे पास बेसिकली दीन की तालीम की कमी है। और दूसरे जो टाइप के केसेस हमारे पास आते हैं, अभी कल हमारे पास एक केस आया
जहां पर मियाँ बीवी में इस तरह के इख्तिलाफात हैं कि ये आदमी ने यानी उनकी चैट हिस्ट्री जिस तरीके से शेयर की गई, तो छोटी छोटी बातों पर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फाइट कर रहे हैं। ना सास की जरूरत है ना इन लॉज की जरूरत है, बल्कि बोथ ऑफ देम आर एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, पीएचडी हैं, हाई सॉफ्टवेयर कंपनी में शोहर काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे जो मैरिटल डिस्प्यूट्स के रीजंस कॉजेज हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है उनमें, जो जाहिल तबका है उनमें, ये सारी चीजों को बहुत डिटेल स्टडी करके गाइडलाइंस, रूल्स और एक तरह से जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है सिस्टमैटिक वे में करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही मुकद्दस रिश्ता है और हमारा पूरा फ्यूचर, कम्युनिटी का फ्यूचर इसी मैरिटल बॉन्ड पे बेस्ड है। अगर ये बहुत ही फ्रजाइल रहेगा और बहुत ज्यादा इस पर जो इम्पैक्ट्स रहेंगे, तो फिर आने वाली नस्लों में सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन और इस तरह की जो डिस्पर्स सोसाइटी है जहाँ पे ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए कोई देखने वाला ना हो, वी आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ कैलेमिटीज इन फ्यूचर, अगर हम लोग इसी वक्त एक आई ओपनर की तरह आयशा के केस को ना लें और फौरी जंगी खुतुवात पर रिफॉर्म मेजर्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर एस्पेक्ट पे हम ना करें। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने आज के चर्चा में हिस्सा लिया और हमने खासतौर पर बातचीत की कि खुदकुशी और की जो सबब बनता है वो जहेज, इस तरह की समाजी बुराई है जिसको खत्म करना चाहिए। खासतौर पर हर एक को इस तरह की शादियों का बायकॉट करना चाहिए जहां जहेज का मामला है या दीगर समाजी बुराइयों का मामला है, ताकि किसी और लड़की को आयशा जैसे दर्द से गुजरना न पड़े। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा के, डॉक्टर अमना मिर्जा के और डॉक्टर खालिद अंसारी साहब के कि आप सभी ने आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अपनी बात रखी। आप सब क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com, उर्दू अंग्रेजी हिंदी तीनों जबानों में न्यूज पोर्टल है। और इस प्रोग्राम को देखने के साथ आप ये अहद करें कि आपको जहेज नहीं लेना है, जहेज लेने वालों का साथ नहीं देना है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनसे आपको अपनी दोस्ती खत्म करनी है। अपनी सतह पर हर तरह की कोशिशें आपको करनी है। यही आपका सपोर्ट होगा समाज के लिए, मुआशरा के लिए, मुल्क के लिए। तभी हम सब कामयाब हो सकते हैं इस मुहिम में। दीजिए इजाजत, फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।